एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनसा कॉमर्स क्वेस्ट। मैं रईस अहमद और आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे यानी कंपनीज अकाउंट्स। और इस चैप्टर में इस कंपनी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंपनी के पास कौन कौन सी शेयर कैपिटल होती है और कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करती है और कितने तरह के कंपनी के शेयर्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है आपके पास व्हाट इज कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी किसे कहते हैं? एन एंटिटी incorporated by group of persons for undertaking a business through a process of law. It is an artificial person and is separate from its members। यानी कंपनी एक एंटिटी यानी कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी स्टार्ट यानी रजिस्टर्ड कराया जाता है ग्रुप ऑफ पर्संस के थ्रू। यानी इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस रजिस्टर कराते हैं ताकि एक बिजनेस को वो चला सकें। लेकिन जब कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो एक कानून यानी एक प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू किया जाता है। और प्रोसेस ऑफ लॉ यानी 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या एनी प्रीवियस लॉ दैट इज 1956 के अकॉर्डिंग भी हम उससे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। नो, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स होता है कि इट इज इन द आईज ऑफ लॉ इट इज लीगल, यानी कानून की नजर में ये बिल्कुल अलग से कानून लीगल है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अलग से पहचान इसकी होती है, और ये अपने ही नाम से बिजनेस को स्टार्ट यानी कंडक्ट करती है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेगी तो ये अपने ही नाम से लेगी। एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी ये अपने मेंबर से बिल्कुल अलग हटकर होती है, यानी इसका और इसके मेंबर्स का कोई रिलेशन नहीं होता। सिर्फ एक ही रिलेशन होता है शेयर होल्डर एंड कंपनी के बीच में, कि वो कंपनी को पैसा लगाते हैं और कमेंट्स करते हैं। उसके बाद कंपनी जो भी काम करेगी वो अपने ही नाम से करती है। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है? इनकॉर्पोरेशन मींस होता है आपके पास रजिस्ट्रेशन, यानी जब कंपनी को कमेंस करेंगे तो कंपनी के केस के अंदर हमेशा याद रखना, कंपनी को कमेंस करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जबकि पार्टनरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर या एनी अदर कोई भी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, वो बाद में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन कंपनी के केस के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस? तो यानी इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज है इसका प्रमोशन। कौन सा स्टेज है इसका? पहला प्रमोशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? प्रमोशन किसे कहते हैं? तो प्रमोशन का मतलब होता है कि इसमें इट इज द फर्स्ट स्टेज वेयर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी इस स्टेज के अंदर एक इंसान या कुछ लोग मिलकर पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक बिजनेस करना है, और वो बिजनेस एक कंपनी की शक्ल में करना है। किस टाइप का बिजनेस करना है और वो यहां पर एक तय कर लेते हैं, और उसी का कंपनी का एक प्रपोज नेम भी तय कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो लोग सेकंड स्टेज पर जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यानी जब वो यहां पर प्रमोटर्स, वो लोग प्रमोटर्स कहलाते हैं जो प्रमोशन करते हैं, यानी बिजनेस के आइडियाज को लेकर आते हैं। जब वो अपने आइडिया को फुलफिल कर लेते हैं, जैसे किस टाइप का बिजनेस करना है उनको, कितनी उनकी कैपिटल होनी चाहिए, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो रजिस्टर ऑफ द कंपनीज के पास जाते हैं, और वहां जाने के बाद रजिस्ट्रार उनसे पूछता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रपोज्ड नेम।
प्रपोज नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रपोज नेम क्या है, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें प्रमोटर्स फर्स्ट स्टेज में तय करते हैं, उसके बाद ये रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और रजिस्ट्रार इनसे ये सारी चीजें लेता है। जब रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें बेहतर लगती हैं और वो इससे सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक इशू कर देता है। तो रजिस्ट्रार उनको क्या इशू करता है, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन उसके बाद यहां पर फिर ये करते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल को इशू करते हैं और शेयर होल्डर से लेते हैं। देन उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, और उसके बाद फिर अपने ये बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखो इनकॉर्पोरेशन के लिए 4 स्टेजेस का होना जरूरी है। यहां रजिस्ट्रार जो था वो इनसे क्या पूछता है, कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो कैपिटल प्रमोटर्स रजिस्ट्रार को बताते हैं ऑन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी इनकॉर्पोरेशन, वो कैपिटल उनकी शेयर कैपिटल कहलाती है। शेयर कैपिटल कंसिस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीफरेंस शेयर, दोनों तरह की कैपिटल्स को हम लोग टोटल मिलाकर शेयर कैपिटल कहते हैं और वो इनकी फिक्स हो जाती है और लाइफ टाइम फिक्स रहती है। हाँ, कुछ दिन के बाद में अगर वो चाहे तो बढ़ सकती है बाद में, लेकिन बढ़ाने के लिए उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, तो शेयर कैपिटल सिर्फ एक सिंपल सा मीन है, यानी वो पैसा जो कंपनी को मिलता है बाय इशूइंग शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रीफरेंस शेयर्स, यानी द अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स, दैट इज इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स, यानी दोनों तरह के शेयर्स को इशू करने से जो पैसा मिलता है वो आपके पास शेयर कैपिटल कहलाता है। अब फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल वो मैं यहां लिखता हूं, फॉर्म्स यानी शक्ल, फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की 2 फॉर्म्स यानी 2 शक्लें होती हैं। पहली शक्ल है आपके पास प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मींस होता है यानी वो शेयर कैपिटल जो प्रीफरेंस शेयर्स को इशू करने से रिसीव की गई, यानी द कंपनी रिसीव बाय इशूइंग द प्रीफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर वो जो इक्विटी शेयर्स को रिसीव करने से की गई है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल वो द अमाउंट रिसीव बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर। ये तो आपके पास थे 2 फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है आपके पास, टाइप्स ऑफ, इसको हम लोग टाइप्स भी कहते हैं, काइंड्स भी कहते हैं। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, 9 तरह की शेयर कैपिटल होती है। वो मैं आपको 1 बाय 1 इजीली समझा दूंगा। नेक्स्ट, पहला है आपके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है यानी द कंपनी हैज द अथॉरिटी टू रेज द शेयर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम द शेयर होल्डर, यानी इट इज द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी कैन रेज। यानी ऑथोराइज का मतलब होता है कंपनी के पास इतनी कैपिटल की अथॉरिटी है कि वो मार्केट से यानी शेयर होल्डर से पैसा रिसीव कर सकती है। इट इज द मैक्सिमम। रजिस्टर्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज द अमाउंट फॉर विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड टू इश्यू द शेयर्स
इट इज मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यानी इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब वो इनकॉर्पोरेट कराने जाते हैं कंपनी को, तो उस वक्त जो रजिस्ट्रार उनसे पूछता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, यानी कैपिटल आपकी कितनी होनी चाहिए, उस वक्त जो वो फिक्स कर देते हैं वही आपकी रजिस्टर्ड, ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल कहलाती है। इज दैट क्लियर? अब कंपनी इसके बाद क्या करती है कि कुछ पैसे को इश्यू कर देती है, यानी कुछ शेयर कैपिटल उसने शेयर होल्डर्स को इश्यू कर दी, यानी पब्लिकली इश्यू कर दी। जो पैसा उसने इश्यू कर दिया वो आपके पास इश्यूड कैपिटल, और जो नहीं इश्यूड किया वो आपके पास अनइश्यूड कैपिटल कहलाता है। इज दैट क्लियर नॉट? यानी कंपनी के पास जितनी मैक्सिमम कैपिटल थी, यानी जितना वो शेयर को रेज कर सकती थी, अमाउंट रेज कर सकती थी शेयर होल्डर से, लेकिन उसने कुछ कम किया, जितना किया वो इश्यूड कैपिटल, जितना नहीं किया वो अनइश्यूड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इश्यूड कैपिटल के बाद फिर इश्यूड के टू पार्ट्स होते हैं आफ्टर इशूइंग द कैपिटल बाय द कंपनी। सबसे पहला स्टेप है कंपनी अपनी कैपिटल को रजिस्टर कराती है, फिर उसमें से शेयर्स को इश्यू करती है, जितना इश्यू करती है वो इश्यूड कैपिटल, जितना इश्यू नहीं करती वो अनइश्यूड कैपिटल। देन उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मींस होता है इश्यू करने के बाद पब्लिक अपना इंटरेस्ट या पब्लिक अपना एक परचेजिंग पावर, बाइंग पावर, यानी पब्लिक कितना उस शेयर्स को सब्सक्राइब करती है, यानी पब्लिक कितनी इंटरेस्टेड है उस कंपनी के शेयर्स को लेने में। तो पब्लिक यहां पर एप्लीकेशन देती है कि हमें इतने शेयर चाहिए। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई 100 मांगता है, कोई 200 मांगता है, कोई 1000 मांगता है, कोई 5000 मांगता है। तो कंपनी के पास सबकी क्या आ जाती है? एप्लीकेशंस आ जाती है। जितने लोगों की एप्लीकेशन, जितने शेयर्स यानी जितनी कैपिटल के लिए आती है, वो सारी कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। हो सकता है कि कुछ कैपिटल ना आई हो, इसी केस में हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो इनकॉर्पोरेशन का पार्ट होता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल मींस होता है यानी वो जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, अप्लाइड करती है शेयर्स के लिए। यहां पूरा पैसा नहीं दे रही, बट पब्लिक क्या करती है? शेयर्स के लिए अप्लाइड, और जिसके लिए कर दिया वो सब्सक्राइब, जितने शेयर्स के लिए नहीं किया वो अनसब्सक्राइब। अब कंपनी को पता लग जाता है कि हमारे पैसे यानी हमारे जो शेयर्स हैं मार्केट के अंदर पब्लिक लेने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट्स होते हैं, यानी कॉल्ड अप। कंपनी यहां सब्सक्राइब करने के बाद में उन्हें फिर क्या करती है? कॉल्ड अप करती है, यानी शेयर्स अलॉट करती है। अब उसका फर्दर स्टेप है कि अब हमें इतना पैसा दे दो। जो पैसा मांग लिया वो कॉल्ड अप है, और जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप है, यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल, और यहां पर कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी कंपनी को पता था कि हमारी शेयर यानी सब्सक्राइब कैपिटल इतनी है, उसके बाद कुछ मांगती है, कुछ नहीं मांगती। जो मांगती है वो कॉल्ड अप है, जो नहीं मांगती अनकॉल्ड अप है। इसको फिलहाल नहीं मांगा, हो सकता है कंपनी बाद में जब कंपनी को जरूरत होगी वो उस वक्त मांग ले, या वाइंडिंग अप के समय मांग ले। जो नहीं मांगा उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप के फिर टू पार्ट्स, फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेड अप, पेड अप कैपिटल, दूसरा होता है अनपेड अप कैपिटल। यानी इट मींस कंपनी के कॉल्ड करने पर शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया तो पेड अप कैपिटल कहलाएगा, अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो अनपेड अप कैपिटल कहलाएगा। यानी सब्सक्राइब तो सबने किया था, कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आया था पब्लिक का, उसने फिर पब्लिक से पैसा मांगा क्योंकि शेयर अलॉट हो चुके हैं। उसका फर्दर स्टेप है आपके पास, जब आपको कंपनी शेयर अलॉट कर देगी तो कंपनी के पास एक राइट होता है कि आप अपना पैसा दे दो मुझे। कंपनी के पास कॉल्ड अप राइट था, कॉल्ड अप कर लिया, जिन्होंने दे दिया वो कॉल्ड अप, सॉरी जितना कंपनी ने मांग लिया वो कॉल्ड अप, जो कंपनी ने नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप, जो रिजर्व कैपिटल के नाम से जाता। कॉल्ड अप करने के बाद भी शेयर होल्डर ने दे दिया तो वो पेड अप कैपिटल कहलाएगा। और कुछ शेयर होल्डर फेल हो जाते हैं, वो नहीं दे पाते अपना फर्दर पैसा, तो उनको बोलते हैं अनपेड अप कैपिटल, और अनपेड अप कैपिटल को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है द कंपनी कॉल्ड अप बट द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे।
यानी कंपनी ने पैसा तो मांगा लेकिन शेयर होल्डर नहीं दे पाए। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इज दैट क्लियर नॉट? यहां तक तो आ गया ना समझ में? तो यानी कैपिटल कितनी है? कैपिटल की 2 फॉर्म्स होती है शेयर कैपिटल की। एक प्रीफरेंस जो प्रीफरेंस शेयर को इश्यू करने से रिसीव हो, इक्विटी शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने से रिसीव हो। 9 टाइप्स की शेयर कैपिटल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट शेयर। शेयर किसे कहते हैं? शेयर किसे कहते हैं? शेयर का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा टुकड़ा। द स्मॉलर डिनोमिनेशन ऑफ द कैपिटल, यानी जब कंपनी की कैपिटल को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो उस कैपिटल को सब्सक्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। तो कंपनी उस केस में क्या करती है, उस कैपिटल के छोटे से टुकड़े कर देती है ताकि आसानी के साथ कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पर्सन परचेज यानी बाई कर सके। इज दैट क्लियर नॉट? तो शेयर मींस होता है आपके पास द कैपिटल of the company is divided into units of smaller denomination। यानी कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइड कर दी जाती है छोटे छोटे से पार्ट्स में। स्मॉलर डिनोमिनेशन यानी छोटे छोटे से पार्ट्स में कर दी जाती है, उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। इस उसी को हम लोग शेयर कहते हैं। तो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर डिनोमिनेशन व्हिच इज नोन एज शेयर। इज दैट क्लियर नॉट? अब टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरह के शेयर होते हैं। पहला शेयर है आपके पास प्रीफरेंस शेयर और दूसरा है आपके पास इक्विटी शेयर। दूसरा क्या है आपके पास? इक्विटी शेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफरेंस शेयर एंड व्हाट इज इक्विटी शेयर? प्रीफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वो शेयर्स जिनको 2 प्रीफरेंसेस दिए जाते हैं। कितने प्रीफरेंसेस दिए जाते हैं? 2 प्रीफरेंसेस ओवर इक्विटी, यानी वो प्रीफरेंसेस इक्विटी को नहीं दिए जाते, सिर्फ प्रीफरेंस को दिए जाते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स का पहला जो प्रीफरेंस है वो क्या है आपके पास? रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट पर मिलेगा। वट एवर इज फिक्स्ड, जो भी फिक्स हो सकता है 9% हो सकता है 10% हो सकता है 6% हो, जो फिक्स हो गया ऑन टाइम ऑफ इश्यू, उनको वही रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा चाहे कंपनी का प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो। बी, ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी को बंद किया जाए, शट डाउन किया जाए, तो उस समय रिडेम्पशन या रीपेमेंट, बात एक ही है, रिडेम्पशन कहो या फिर रीपेमेंट ऑफ शेयर्स बिफोर इक्विटी। यानी प्रीफरेंस शेयर्स को वाइंडिंग अप के समय, प्रीफरेंस शेयर्स को वाइंडिंग अप के समय पहले वापस किया जाता है इक्विटी से। यानी सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस करेंगे, देन उसके बाद सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर को वापस करेंगे, देन उसके बाद इक्विटी शेयर्स को वापस किया जाता है। इज दैट क्लियर? इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनको ये दोनों प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाते। इन अदर वर्ड्स, यानी वो शेयर्स जो प्रीफरेंस नहीं है वो इक्विटी, यानी दोज शेयर्स which are not preference shares, यानी वो शेयर्स इक्विटी कहलाएंगे जो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है। दे डू नॉट एंजॉय प्रीफरेंस राइट्स, यानी वो शेयर्स जिनको ये दोनों राइट्स नहीं दिए जाते उनको हम इक्विटी कहते हैं, या ये कह सकते हैं जो प्रीफरेंस है वो इक्विटी नहीं है। इज दैट क्लियर नॉट? और इनके पास दे हैव हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स,
यानी ये वो शेयर्स हैं जिनके पास रिस्क भी ज्यादा होता है और रिवार्ड्स यानी बेनिफिट यानी फायदा यानी गेन भी ज्यादा होता है। इन केस अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को तो सिर्फ फिक्स रेट पर प्रॉफिट जाता है, और अगर प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाए तब भी इक्विटी शेयर्स को बियर करना पड़ता है, प्रीफरेंस शेयर्स उसको बियर नहीं करते। प्रीफरेंस शेयर्स को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, लॉस से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट भी चाहिए, अगर लॉस है तो वो लॉस को भी बियर करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट प्रीफरेंस शेयर्स को हम लोग टाइप्स में, यानी कितने टाइप्स के प्रीफरेंस शेयर्स हैं, तो याद रखो टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। अब मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स को जो कैटेगराइज किया गया है वो चार बेसिस यानी चार रेफरेंस पे किया जाता है। कितने रेफरेंस पे किया जाता है? प्रीफरेंस को चार बेसिस यानी चार रेफरेंस पे किया जाता है। पहला रेफरेंस यानी पहला जो बेस है वो ये है आपके पास, ए विद रेफरेंस टू डिविडेंड। यानी जो पहली कैटेगरी बनाई गई है प्रीफरेंस शेयर्स की वो डिविडेंड के रेफरेंस यानी डिविडेंड के बेसिस पर बनाई गई है। तो डिविडेंड के बेसिस पर जो बनाई गई है वो कौन सी है? पहली आपके पास कुमुलेटिव, दूसरी आपके पास नॉन कुमुलेटिव। यानी पहली आपके पास कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, दूसरी आपके पास नॉन कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि वो प्रीफरेंस शेयर्स जिनको पिछला डिविडेंड अगर नहीं दिया कंपनी ने पिछले कई सालों में, या एक साल या 2 साल, तो उन्हें इस साल यानी करंट ईयर में पिछला डिविडेंड भी मिल जाएगा। हो सकता है कि पिछले कई सालों से कंपनी को लॉस हो रहा हो जिस वजह से वो डिविडेंड नहीं दे पाई है, तो जिस ईयर वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दे रही है, अलाउ कर रही है, उसी ईयर में उनको पिछला डिविडेंड मिल जाएगा। यानी इसका मतलब होगा एरियर्स टू बी रिसीव, एरियर्स ऑफ डिविडेंड टू बी रिसीव्ड। यानी इनको डिविडेंड का जो एरियर्स था यानी पिछले कई सालों का जो डिविडेंड बचा हुआ था इनका, जो उन्हें पिछले सालों में नहीं मिला था, वो इनको इस साल मिल जाएगा। लेकिन नॉन कुमुलेटिव वो कहलाते हैं जिनको पिछले साल का एरियर नहीं मिलता, यानी जिस ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सिर्फ वही मिलेगा, पिछले सालों में से एक का भी नहीं मिलेगा। यानी एरियर्स नॉट टू बी रिसीव, एरियर्स नॉट टू बी रिसीव। इस केस में आपको एरियर्स नहीं मिलता। तो कुमुलेटिव वो जिनमें कई सालों का यानी जो पिछले साल था वो भी मिल जाएगा और करंट ईयर का भी मिलेगा। नॉन कुमुलेटिव सिर्फ उन्हें करंट ईयर का मिलेगा, पिछले साल अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो नहीं मिलेगा। बी विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। यानी इसका मतलब है कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? सरप्लस प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा या रिमेनिंग प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट मींस यहां पर है रिमेनिंग प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कुछ प्रीफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको राइट्स होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू पार्टिसिपेट करना। यानी वो जिनको राइट्स होता है किसमें? जो प्रॉफिट बच गया है यानी आफ्टर गिविंग द इक्विटी शेयर। तो सबसे पहला जो डिविडेंड होता है वो प्रीफरेंस शेयर को मिलता है, फिर उस रिमेनिंग प्रॉफिट में से जो डिविडेंड है वो किसको मिलता है? इक्विटी को। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसे हम लोग सरप्लस प्रॉफिट यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो जो सरप्लस या रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें प्रीफरेंस शेयर्स राइट टू पार्टिसिपेट और नॉट राइट टू पार्टिसिपेट। क्या उनको पार्टिसिपेट करने का राइट है? यानी उसमें से भी वो शेयर लेते हैं रिमेनिंग से, अपना तो ले चुके हैं फिक्स रेट पर, उसके बाद जो था जो प्रॉफिट इक्विटी के बाद बचा था क्या उसमें से वो लेते हैं? अगर वो लेते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। और अगर उनको रिमेनिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं मिलता तो वो कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट सी विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी।
यानी वो शेयर्स, वो प्रीफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें दो बेसिस, दो कैटेगरी है इसकी, एक कन्वर्टेबल और एक नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो प्रीफरेंस शेयर्स जो कुछ दिन के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो जो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। इज दैट क्लियर? यानी वो जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो वो नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट है आपके पास द लास्ट कैटेगरी विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। इसमें दो आते हैं, एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है आपके पास इररिडीमेबल। रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट यानी वापसी कर देना शेयर्स की। इसमें दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स वो कहलाते हैं जो कुछ दिन के बाद में कंपनी प्रीफरेंस शेयर को वापस कर देती है, और इररिडीमेबल वो जो लाइफ टाइम वापस नहीं किए जाते एक्सेप्ट वाइंडिंग अप। सिर्फ वाइंडिंग अप के समय तो वापस होने हैं, लेकिन विदाउट वाइंडिंग अप ये वापस नहीं होते। तो रिडीमेबल जो वापस कर दिए जाए, इररिडीमेबल जो वापस ना किए जाए। लेकिन रिडीमेबल विद इन 20 ईयर्स वापस हो जाते हैं। कितने? 20 साल के अंदर अंदर वापस कर दिए जाएंगे आफ्टर इशू, नॉट कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के कमेंसमेंट से कोई लेना देना नहीं है रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन का लेना देना सिर्फ तब से है जब वो कंपनी उन प्रीफरेंस शेयर्स को इश्यू करती है। तो आफ्टर इशूइंग द प्रीफरेंस शेयर्स, redeemable can be redeemed or repaid by the company within 20 years or less। यानी 20 साल से पहले पहले या 20 साल के अंदर अंदर वो कर देगी। और irredeemable ये लाइफ टाइम नहीं होते। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 इस तरह के शेयर यानी इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को इशू करने की परमिट नहीं देता। इज दैट क्लियर? तो एज पर द कंपनीज 2013 एक्ट, इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड बाय द कंपनी। इज दैट क्लियर? तो याद रखो टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने थे? दो तरह के, एक प्रीफरेंस जिनको दो प्रीफरेंसेस दिए जाते हैं, इक्विटी वो जो प्रीफरेंस नहीं है इक्विटी कहलाएंगे, या जिनको दो प्रीफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते, या उनका हाई रिस्क और हाई रिवार्ड्स होता है। अब प्रीफरेंस शेयर्स की कैटेगरी बनाई थी हमने, चार बेसिस पर उनको डिफाइन किया था, चार बेसिस में कैटेगराइज किया है। पहला है आपके पास डिविडेंड बेसिस पर, दूसरा है आपके पास पार्टिसिपेशन बेसिस पर, तीसरा कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर, और चौथा है रिडेम्पशन बेसिस पर। डिविडेंड के बेसिस पर दो, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव। कुमुलेटिव वो जिनको पिछला भी एरियर मिल जाए अगर है तो, अगर एरियर नहीं है तो फिर कहां से मिलेगा। नॉन कुमुलेटिव ये कि जिनका पिछला एरियर ना मिले, यानी जिनका एरियर गया तो गया, अब नहीं मिलेगा उनको, सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेशन मींस होता है कि जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है यानी रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर अलाउइंग द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेटिंग। अगर उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते यानी उस प्रॉफिट में उनका कोई लेना देना नहीं है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएगा। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर वो जो प्रीफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, और वो जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो तो नेक्स्ट। रिडेम्पशन के बेसिस पर यानी वो जो रिडीम किए जाए यानी विद इन 20 ईयर्स बाय द कंपनी, और इररिडीमेबल वो जो वाइंडिंग अप के अलावा कभी भी रिडीम ना हो। लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट इस तरह के शेयर्स को इश्यू करने की परमिट नहीं करता। तो आज की क्लास में मैं यही करता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।